नमस्कार। म्यांमार की घटनाएं भारत को बहुत तेजी से प्रभावित कर रही हैं। लगातार म्यांमार में जिस ढंग से जातीय संघर्ष बढ़ रहा है, या मैं कहूं वहां पर सिविल वॉर टाइप की जो स्थिति चल रही है, उससे भारत अब सीधे प्रभावित हो रहा है और भारत की कई परियोजनाएं जो हैं वह भी प्रभावित हो रही है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको कालादान प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या है मामला पूरा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एक थोड़ा सा शुरुआत में एक दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। म्यांमार में आज जो सरकार है वो कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं। म्यांमार में एक सैन्य सरकार है जिसे जुंटा गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फरवरी 2021 की बात है। बड़े बैंड बाजे के साथ वहां की लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके जो आंग सान सू की के नेतृत्व में एक सरकार चल रही थी, जिसके सर्व प्रमुख आंग सान सू की माना जाएगा, उसके है ना नेतृत्व में जो एक लोकतांत्रिक सरकार म्यांमार में बनी थी, उसको हटा दिया गया वहां की सेना के द्वारा। एक तरह से मैं कहूं तख्ता पलट हुआ। माना तो यह गया कि कुछ दिनों के विद्रोह के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब सैन्य तख्ता पलट होता है तो वाजिब है लोकतांत्रिक समर्थित समूह, डेमोक्रेटिक सपोर्टर जितने भी ग्रुप्स होंगे वो विद्रोह करेंगे। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट जो ये मानकर बैठी हुई थी कि कुछ ही दिनों में हम इस विद्रोह को समाप्त कर देंगे, सच्चाई यह है कि यह आज भी समाप्त नहीं हुआ है और अब वहां पर गवर्नमेंट क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई। म्यांमार कई जातीय समूह जो है, जातीय सशस्त्र समूह, एथनिक ग्रुप या एथनिक आर्म्ड ग्रुप, वो लगातार वहां के सरकार से लड़ रही है। साथ ही साथ कुछ पीपुल्स डिफेंस आर्मी भी है, कुछ लोगों का अपना संगठन, वो भी लगातार लड़ रही है सरकार के विरुद्ध। यहां पर दो एस्पेक्ट है, ध्यान में रखना है। जितने भी जातीय सशस्त्र समूह है या संगठन है, यानी कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबका गोल तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है कि वहां की सैन्य सरकार को हटा करके एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, जिसमें उनकी बात भी रखी जा सके। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि वो आपस में भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं या एक दूसरे के इंटरेस्ट आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। मतलब एक एक्स कहा जाए जातीय समूह और एक दूसरा कई जातीय समूह। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है। मैक्सिमम जो वहां का पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट धर्म को मानता है और जितने भी जातीय सशस्त्र संगठन हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो नॉन बुद्धिस्ट हैं, जिसमें से कई मुस्लिम्स हैं। क्योंकि उनकी मानना है, उन जातियों का मानना है कि ये हम लोगों के हित में नहीं है, क्योंकि ये बहुसंख्यक की तो बात करते हैं, उनको तो वैल्यू देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। चलिए, लेकिन हाँ सच्चाई यह भी है कि सैन्य तख्ता पलट जब भी होता है, सरकार जो भी बनती है वो कोई भी लोकप्रिय सरकार तो बिल्कुल नहीं होती, न वो कभी पाकिस्तान में रहा, न कहीं अन्य क्षेत्र में रहा। हाल का घटनाक्रम क्या है, जरा इसको भी हम लोग देखेंगे। वो यह है, हाल का घटनाक्रम को जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी द हिंदू से लिया हुआ है, ये दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट कि कैसे एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह कभी कभी एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं
या उन दोनों के हित एक दूसरे के हित कोलैप्स कर जाते हैं या क्लैश कर जाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने बोला कि कैसे सब मिलकर के विरोध कर रहे हैं सेना का, तो पहला एस्पेक्ट पर आते हैं और ये सभी चीजें जो वहां हो रही है कैसे भारत के हितों को प्रभावित कर रहा है, इसी को पर ये पूरा का पूरा एक चर्चा है, एक नोट्स है, म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज इंटरेस्ट। क्या है, पहला एस्पेक्ट देखते हैं, वो यह है। पहला एस्पेक्ट है द फॉल ऑफ टाउन ऑफ पलेटवा बाय किसके द्वारा, बाय अरकान एथनिक ग्रुप। और ये जो पलेटवा है ये चीन प्रोविंस के में है या चीन स्टेट में। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो सक्रिय है म्यांमार में, कई जातीय सशस्त्र संगठन है जो म्यांमार में एक्टिवेट है, उसमें से एक है अरकान एथनिक ग्रुप। और उसने क्या किया है कि चीन स्टेट में जो एक पलेटवा एक जगह है उस पर एक तरह से कहा जाए कब्जा कर लिया। और इससे क्या क्या चीजें निकल करके आई जरा इसको समझा जाए, क्या हुआ इसको जरा समझा जाए। यहां पर आप देखेंगे तो ये है चीन स्टेट जो पूर्णतः मिजोरम से जुड़ा हुआ इंडिया, ठीक है। और ये जो अरकान आर्मी है ये बेसिकली रखाइन से स्टेट से रिलेटेड है, अरकान आर्मी ये यहां से। तो यहां के नवयुवकों का एक संगठन है अरकान आर्मी रखाइन क्षेत्र का, जिसने चीन पर अटैक किया, उस क्षेत्र पर अटैक किया, वहां पर जो जगह है पलेटवा उसको कब्जा किया। अब इससे क्या हुआ, इन दोनों क्षेत्र के एथनिक ग्रुप के बीच एक तरह से कहा जाए क्लैश हो गया। क्लैश क्या है जरा इसको समझा जाए। क्लैश इस ढंग से है कि जो अराकान ग्रुप है वह रखाइन स्टेट से रिलेटेड है और चीन स्टेट में भी एथनिक ग्रुप्स हैं और वह भी सशस्त्र जातीय संगठन जिसको बनाता है चीन आर्मी फ्रंट या चीन फ्रंट आर्मी, ऐसे ही कुछ उसका नाम है वहां का, यानी चीन आर्मी फ्रंट। यहां के नवयुवकों का, यहां की जाति के लोगों का एक अपना संगठन। इनका मानना है, चीनी संगठन के लोगों का इनका मानना है कि आपने मेरे ऊपर मेरे क्षेत्र में घुस के क्यों किया, कोई जरूरत नहीं था, हम भी लड़ रहे हैं उसी सरकार के अगेंस्ट, आप भी लड़ रहे हैं। तो रखाइन के जो ग्रुप है अरकान, उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिश काल में आपका क्षेत्र ना वही रखाइन पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग था, आप कोई अलग स्टेट नहीं थे, इसलिए हमने अटैक किया और उस क्षेत्र पर कब्जा किया। तो थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया है, लेकिन वहां के जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उनका मानना है कि हम लोगों को एक दूसरे से भिड़ना छोड़ करके आपस में मिल करके जो सरकार है उसका विरोध करना है, जो जुंटा गवर्नमेंट। अब ये जो घटनाक्रम है इसको जरा समझने की जरूरत है कि आखिर इस घटनाक्रम से क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है, जरा इसको समझा जाए। वह यह है, देखिए घटनाक्रम क्या है कि ये जो चीन है, चीन स्टेट चीन जाति के नाम पर पड़ा है, ये और मणिपुर की जो जनजाति है कुकी, जिसका एक लंबा संघर्ष हुआ वहां के मूल जनजाति मैतेई से। तो मैतेई और कुकी के बीच जो लंबा संघर्ष चला मणिपुर में, जो आप मानते हैं कि बहुत ही काला अध्याय माना जाता है मणिपुर के इतिहास में, इनका चीनी जनजातियों से एक रिलेशन है, यानी यहां पर यदि कुछ भी होगा तो ये भी प्रभावित होते हैं। इसको जरा समझा जाए, ये भारत सरकार के नोटिस में, क्योंकि चीन और कुकी इन दोनों के बीच रिलेशन है, ये दोनों एक माने जाते हैं, यानी म्यांमार मणिपुर के कुकी और म्यांमार के चीन एक ही है, एक तरह समझिए। इन्होंने अभी हाल में क्या किया, चीन ने भी, क्योंकि अराकान की अटैक तो किया ही, अराकान आर्मी जो रखाइन का है उसने तो चीन क्षेत्र में
है ना, पलेटवा में अटैक करके उस क्षेत्र को कब्जा किया, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने भी उससे पहले कुछ कर रखा है, चीन ने भी अपने क्षेत्र में क्या किया, 2 पुलिस चौकियों पर अटैक कर दिया, ध्यान से सुनेंगे, और लगभग वहां की माना जाता है कि 42 के आसपास म्यांमार फोर्स को अपना जान बचा करके मिजोरम भागना पड़ा। बाद में मिजोरम के जो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो फोर्स है, उन्होंने पकड़ करके उनको दोबारा फिर भेजा म्यांमार। तो यहां पर जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। जैसे जैसे चीन उग्र होंगे वैसे वैसे कुकी भी उग्र होंगे, दोनों एक है। और यदि चीन यहां पर ज्यादा उदंडता करेंगे तो अंततः यहां से लोगों का पलायन होगा, तो वो कहां भागेंगे, मिजोरम भागेंगे। अभी जो हुआ 42 पुलिसकर्मी भागे। अब आते हैं इसका पॉइंट, ये तो हुआ चीन का। अब ये रखाइन क्षेत्र में जो अराकान आर्मी है, अब जब वहां पहुंचेगा तब इसका क्या परिणाम होगा। ये जब यहां पहुंच गया तो इसका परिणाम क्या होगा, जरा समझिए इस बात को। अभी तक तो ये सिर्फ थे, अब रखाइन वाले अरकान आर्मी जब वहां पहुंचेगा तो इसका क्या प्रभाव होगा। सर, ये मुस्लिम लोगों का समूह है, ये अराकान आर्मी में मुस्लिम यूथ सब ज्यादा है, नौजवान जो लड़ रहे हैं वहां की सरकार के अगेंस्ट। ये वही क्षेत्र है रखाइन जहां से 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों को वहां की सरकार ने मार के भगाया आतंकवाद के नाम पर, और कई लोगों को मारा गया। और ये अराकान आर्मी के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। तो रखाइन क्षेत्र वही है जो रोहिंग्या का था, जहां से मार के भगाया गया। और ये जो अराकान आर्मी बनाया गया रखाइन क्षेत्र में, वैसे अराकान आर्मी को मैं बता दूं 2009 में ही बनाया गया, ठीक है, याद रखेंगे, ये कोई नहीं कि 2017 के बाद बनाओ, या ध्यान में रखेंगे, ये 2009 में ही बना गया। और ये माना जाता है जबरदस्त सपोर्टर है, या इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है चाइना। अराकान आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है चाइना। तो जैसे जैसे अराकान आर्मी जो रखाइन का है, यदि वो चीन जाता है तो चीन में का प्रभाव, चीन क्षेत्र में प्रभाव बढ़ जाएगा चाइना का। चूंकि ठीक है, अभी थोड़ा देर के लिए मैं बोल दूं कि एक पॉइंट पर चीन जो वहां का स्टेट भी है और वहां का एक एथनिक ग्रुप भी है, ठीक है, वो नाराज हो गया अराकान आर्मी से, लेकिन दोनों का गोल तो एक ही है, वहां की सरकार को हटाना, जुंटा गवर्नमेंट जो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। तो अंततः इन दोनों को मालूम है कि हम दोनों के गोल एक है, और तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब हम दोनों साथ मिलकर के रहें। तो वाजिब है कि ये दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट को भुला करके एट लास्ट क्या होगा, वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। और यदि ये दोनों एक होते हैं तो चीन पर भी चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, जो अभी तक माना जाता है अराकान आर्मी पर ज्यादा प्रभाव है, पूरा सपोर्टेड है, फिर चीन पर भी हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया के जो कम्युनिटी है वहां पर चीन का सपोर्ट बढ़ेगा या चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। और यदि चीन का प्रभाव बढ़ेगा तो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। साथ साथ उस परिप्रेक्ष्य में तो और भी खतरा है जब इस क्षेत्र का रहने वाला एक जनजाति और यहां के कुकी समुदाय के बीच सीधा संबंध है, तब तो और भी खतरा बढ़ जाता है, और यह संबंधों को जटिल भी बनाता है। साथ ही साथ जरा इस बात को भी समझे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा है भारत की क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो वहां पर लोग आपस में लड़ेंगे तो हमारे यहां भाग करके आएगा, वो भी दिक्कत। दूसरा पॉइंट, चीन का और कुकी का आपस में संबंध होना, तो कहीं ना कहीं जो मैतेई कुकी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, भारत उसको देखता है इस आड़ में भी कहीं चाइना या इधर के लोगों के द्वारा प्रवोक किया गया न हो। और अब तो चाइना सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहा है, और वैसे भी चाइना का सपोर्ट इन लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना P5 का मेंबर है, भारत नहीं है P5 का मेंबर। सिक्योरिटी काउंसिल के P5 का मेंबर है, उसको वीटो पावर है। यदि कल को ये चीन स्टेट का रहने वाला जो चीन फ्रंट है, जिसको चीन आर्मी फ्रंट जो मैंने एक जातीय समूह है,
जैसे रखाइन है, तो रखाइन में अराकान आर्मी है। यदि इन सबको आतंकवाद की श्रेणी में रख दिया जाए, वहां की सरकार कहे तो चाइना वीटो कर देगा, या भारत कहे कि इसको कर दीजिए तो वो चाइना वीटो कर देगा, क्योंकि वो मेंबर है P5 का। इसलिए ये लोग चाइना की तरफ ज्यादा झुके हुए भी हैं, या झुक जाते हैं तुरंत, या झुकने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और यहां की सरकार क्या है, वह एक मिलिट्री गवर्नमेंट है, और मिलिट्री सरकार और चाइना के बीच भी संबंध अच्छा है, क्योंकि वो P5 का मेंबर है चाइना। तो मिलिट्री सरकार को कई मुद्दों पर विश्व का सामने अपनी बात को रखना या अपने आप को डिफेंड करने के लिए जरूरी है कि एक वीटो पावर देश उसके साथ में रहे। कल को यदि उसकी सरकार के खिलाफ में मान लो यूएसए ने मानवाधिकार का कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कोई बिल लाया, तो चाइना वीटो का यूज कर देगा। मतलब वहां के जितने भी सशस्त्र संगठन है, जातीय सशस्त्र संगठन जो उस सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो भी चाइना सपोर्टर है, या चाइना उनको सपोर्ट करता है, और वहां की सरकार भी चाइना सपोर्टर है या चाइना को सपोर्ट करता है। देखिए, जरा गौर कीजिए क्या स्थिति है। और चाइना इस क्षेत्र को पूरे अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्योंकि सबके अपने अपने हित है। चाइना का क्या हित है? चाइना का हित है कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, म्यांमार उसमें एक बहुत बड़ा, आपको पता होगा कि BRI में चाइना 6 कॉरिडोर बना रहा है, जिसमें एक आपको पता ही होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। उसी ढंग से कॉरिडोर चाइना और म्यांमार से होता हुआ भी है। तो चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार में, तो वो चाहेगा कि ये क्षेत्र उसके हिसाब से चले, इसलिए चाइना का अपना इंटरेस्ट है, बाकी इन लोगों का इंटरेस्ट समझिए। तो इतनी चीजों को होते हुए और जिस हिसाब से वहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लगातार चल रहा है भारत का प्रभाव, तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक कड़ा डिसीजन ले लिया। और कड़ा डिसीजन यह है कि भारत सरकार ने इस बात को कह दिया कि हम अब उस 1600 किलोमीटर का जो एरिया है, जो बॉर्डर है म्यांमार और भारत के बीच में, उसका अब हम लोग बॉर्डर का फेंसिंग करेंगे, मतलब ओपन नहीं रहेगा। ऐसा ही एक निर्णय बांग्लादेश के साथ भी भारत ने लिया और परिणाम अच्छे रहे। भारत सरकार ने इसी चीज को दोहराते हुए अब म्यांमार के साथ भी संबंधों में बॉर्डर फेंसिंग का निर्णय लिया, उसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे वो यह है कि 1950 में इंडिया और बर्मा उस समय कहा जाता था, और रंगून कैपिटल थी उस समय म्यांमार की, और बर्मा कहा जाता था उस देश को। चूंकि हम दोनों का एक साझा इतिहास था, कभी बर्मा यानी म्यांमार बंगाल यानी भारत का अंग था, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम दोनों ने निर्णय लिया कि 40 किलोमीटर अंदर जाने पर, एक दूसरे की सीमा के अंदर घुसने पर वीजा नहीं लगेगा। भारत वाले 40 किलोमीटर चल जाए उधर, उधर वाले 40 किलोमीटर अंदर आ जाए, वीजा नहीं लगेगा। एक बात और भी कहा गया था कि यदि म्यांमार का कोई व्यक्ति भारत आता है तो 72 घंटों के लिए वीजा नहीं लगेगा, और उसके अधिकार सिर्फ 72 घंटे के होंगे। वहीं माना गया कि जो इंडिया वाले जाएंगे इधर, उनके लिए 27 घंटे निर्धारित किया गया। इसमें संशोधन हुआ 1968 में, फिर 2004 में संशोधन हुआ। 2004 में एक बात कहा गया कि इसको 40 को घटा करके 16 किलोमीटर कर दिया गया, और यह भी कहा गया 2004 में कि कई बिंदु, कई पॉइंट्स थे जहां से भारतीय म्यांमार में जाते थे, म्यांमार वाले भारत में आते थे, तो इसको घटा करके 3 पॉइंट किया गया, एक अरुणाचल प्रदेश, एक मणिपुर और एक मिजोरम में। केवल 3 पॉइंट, 3 शहर को चुना गया जहां से अब लोग म्यांमार जा सकते थे, ये नहीं कि कहीं पर भी चल जाइए। तो ये सब कुछ बातें हुई। इन सब चीजों को खत्म करते हुए अब भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि ये सारी व्यवस्थाएं अब खत्म होगी, और अब सीधा सीधी हम लोग फेंसिंग करेंगे, और जिसको आना है अब वीजा लीजिए और आइए, विदाउट वीजा पासपोर्ट का अब आपको आना नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपने सुनी।
चलिए कुछ और बातें करते हैं, जरा देखते हैं कुछ और चीजें, जहां से हम लोगों ने शुरू किया उस बात पर आते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या सही में केवल इतनी सी बात है या कुछ और भी है, जरा इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत किया कि अराकान आर्मी जो रखाइन क्षेत्र का नवयुगों का संगठन है, उसने पलेटवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन वाले जो ग्रुप है, चीन स्टेट का, थोड़ा सा नाक मुंह गुमचाया, लेकिन फिर ठीक ठाक है, समझदारी है उनमें कि वो लोग एक साथ मिलकर के चाहते हैं कि हम लोग काम करें। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में थोड़ा देर के लिए जरूर एक तरह से कहा जाए तो क्लैश हुआ, क्योंकि चीन वालों का मानना है कि ये उनका मदरलैंड है, आपको नहीं आना चाहिए। बाकी अराकान वालों ने तो कहा ही कि वो रखाइन क्षेत्र में ही पड़ता था पहले और हम वही के हैं, तो आप ये सब मत। इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम है जरा समझा जाए। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, इंडिया का प्रॉब्लम तो है ही कि वहां पर वो क्षेत्र पूरा उग्रवाद प्रभावित है। अभी हाल ही में मणिपुर में मैंने कहा, एक तो आपने वो भी सुना। चाइना का प्रभाव बढ़ेगा तो भारत को और दिक्कत होगा। दूसरा प्रभाव बॉर्डर, इसलिए भारत चाह रहा है कि इसको थोड़ा और सिक्योर किया जाए। तीसरा है जो मैंने पहले कहा था, शुरुआत जहां पर कहा था, वो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। ये कहीं ना कहीं ठंडे बक्से में जाता नजर आ रहा है इन सब घटनाक्रम में, क्योंकि आपको पता है एक चीज कि भारत यदि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसे इस छोटे से नैरो कॉरिडोर से होकर जाना पड़ता है। ये सिल्लीगुड़ी का क्षेत्र है बंगाल में, जिसको चिकन नेक कहा जाता है। भारत को हमेशा इस बात का डर रहा है कि ये छोटा सा गलियारा यदि चीन ने इस पर हल्का सा कब्जा कर लिया या किसी ढंग से युद्ध में, ये तो पूरा कट जाएगा। तो भारत ने हमेशा एक प्रयास किया कि हम एक दूसरा रूट भी निकालें। साथ ही साथ चलिए, ये सेकंड पॉइंट है कि कब्जा किया, लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि यदि यहां से किसी को मिजोरम आना है तो वो कैसे आएगा? ऐसे होते हुए मिजोरम आता है, तो काफी लंबा रास्ता होता है। तो दो चीजें इसमें हो गई, एक लंबा रास्ता को छोटा करना और एक चीनी भय, कभी चिकन नेक पर वो कब्जा कर ले। तो इसी के बिहाफ में KMTTP यानी कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को लाया गया। एक तो इस प्रोजेक्ट में पहले ही देरी बहुत ज्यादा हो चुका है और 2008 में लाया गया था, लेकिन अब एक ठंडे बक्से में नजर आता है। क्यों आता है जरा समझ में, तो आपको यह समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है इस प्रोजेक्ट की कलकत्ता से। यदि मैं आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा कहूं, ये कई स्टेज में बना हुआ प्रोजेक्ट। पहला है कलकत्ता टू सितवे, ये सी रूट होगा जो शिपिंग से जाएगा 539 किलोमीटर। ये है वो पूरा लाइन सितवे। और सितवे कहां पड़ता है? रखालीन में, जो कब्जे में आ चुका है किसका? अराकान आर्मी का। यह सितवे है। सितवे के बाद यह है पलेटवे। सितवे से पलेटवे पहले ये रूट जाएगा, ये वाला हो गया आपका 539 किलोमीटर। कोई शिप से आप यहां पहुंचिए, फिर यहां से सितवे से पलेटवे जाना पड़ेगा, जिस पर सितवे एरिया का यानी रखाइन क्षेत्र का जो संगठन है उसने अभी हाल ही में कब्जा किया। और पलेटवे कहां है? चीन स्टेट में। सितवे से पलेटवे जाने के लिए आपको रिवर के थ्रू जाना पड़ेगा, बोट के थ्रू। इनलैंड वाटरवे है कालादान रिवर, जिसके नाम पर यह प्रोजेक्ट पड़ा। 158 किलोमीटर यहां से यहां रिवर के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर यहां से यहां आप रोड यानी कि म्यांमार बॉर्डर, और फिर वहां से वहां आप मिजोरम तक चल जाएंगे। पलेटवे से म्यांमार बॉर्डर 110 किलोमीटर और म्यांमार बॉर्डर से NH54 100 किलोमीटर। ये 4 स्टेजेस में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चूंकि यह कालादान प्रोजेक्ट जो है उसमें सितवे और पलेटवे बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दोनों ही क्षेत्र आज के तारीख में कहां पर आ चुके हैं? ये इस क्षेत्र में वहां की सरकार का कब्जा नहीं है, वहां के एथनिक ग्रुप्स का कब्जा है। इस क्षेत्र में चीन का पहले तो था ही बोलबाला, अब थोड़ा अराकान आर्मी भी आ गया है, और यहां पर तो अराकान आर्मी है ही। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बन रहा है। यहां पर कुछ बातें और भी जरा समझेंगे, वो यह है, थोड़ा देर के लिए आप, इसलिए भारत को दिक्कत हो रहा है और ये प्रोजेक्ट अब और भी डिले होने की संभावना है। वैसे एक बात ध्यान रखेंगे, वहां की जितनी भी जातीय संगठन है उस क्षेत्र का, माना जाता है उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है कालादान प्रोजेक्ट का,
लेकिन भारत किसी एक संगठन से जुड़ करके इस पूरे प्रोजेक्ट को नहीं पूरा कर सकता है, देश से मिलकर के पूरा करना होगा। और जब वो संगठन देश के विरुद्ध हो या वहां की सरकार के विरुद्ध हो, तो कॉपरेशन मिल पाना सरकार से बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में माना जा रहा है वहां की आर्मी का कंट्रोल उन्होंने खत्म कर दिया। इसी से जुड़ा हुआ एक और बात भी है, इंसिडेंस है, एक वर्ड आता है थ्री ब्रदरहुड अलायंस, जिसकी स्थापना 2019 में हुई। माना जाता है ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस, ये तीन वहां की जो कम्युनिटी है, खासकर जो एथनिक कम्युनिटी है, जातीय सशस्त्र संगठन है, उनके द्वारा बनाया हुआ है। 2019 में ये आया था। ये तीनों ही ग्रुप लोकतंत्र सपोर्टर है, वहां की जुंटा गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, और ये भी आजकल बहुत चर्चा में। इसमें एक है अराकान आर्मी, रखाइन क्षेत्र का, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था। ये ग्रुप जो तैयार हुआ, ये बेसिकली उस क्षेत्र को सोवरेन स्टेट के रूप में डेवलप करना चाहता था। पहले इसका मकसद यही था, अपने क्षेत्र में सोवरेनिटी, अपने स्टेट को सोवरेंट करना। अब इनका मकसद हो गया पूरे म्यांमार को जुंटा गवर्नमेंट से बाहर निकालना। दूसरा है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, नाम से ही आपको स्पष्ट है, ये डेमोक्रेसी सपोर्टेड अलायंस है, MNDAA। और इसका जो कार्य क्षेत्र है, जिसका इसका रखाइन है, तो इसका है शान स्टेट, जो पड़ता है आपका उस साइड में, जिस साइड में गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है, शान स्टेट आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, शान स्टेट, ये आपका शान स्टेट पड़ा, ये है शान स्टेट, ये यहां का है वो, ठीक है। और यही एरिया गोल्डन ट्रायंगल में भी आता है, जो ड्रग्स के लिए बहुत फेमस है। शान स्टेट यहाँ का, थाईलैंड का ये वाला एरिया, और लाओस का ये वाला एरिया, तीनों मिलाकर के गोल्डन ट्रायंगल। अब देखिए, जहां से ड्रग का बहुत ज्यादा कारोबार। तीसरा भी एक संगठन है इस थ्री ब्रदरहुड अलायंस का, ये है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था, और यह जो एस्टेब्लिश हुआ था, यह बेसिकली एंटी ड्रग के लिए हुआ था। मतलब वहां के नवयुवक जो ड्रग करते थे, ड्रग्स का सेवन करते थे, ड्रग्स का स्मगलिंग करते थे, खासकर गोल्डन ट्रायंगल वाले एरिया में, तो इसको काउंटर करने के लिए एक संगठन बनाया गया था वहां के लोगों के द्वारा। ये बेसिकली अब इसका मकसद हो गया है जुंटा सरकार को हटा करके वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना। और इन थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने ही हाल में एक जबरदस्त घटनाक्रम को अंजाम दिया। आपको यह पता होगा कि नॉर्दर्न है ना, नॉर्दर्न जो एरिया है, वहां पर इन्होंने अटैक किया, और लंबा संघर्ष चला। और थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने जो अटैक किया, एक लंबा संघर्ष चला, और वहां के जो सरकार है या वहां की जो आर्मी है, उनको उन्होंने जबरदस्त चुनौती दी। एक तरह से कहा जाए, वहां की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जो जुंटा गवर्नमेंट की सरकार थी, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। नॉर्दर्न प्रोविंस, इसमें शान भी आता है, शान का थोड़ा कुछ क्षेत्र, कुछ ऊपर का क्षेत्र जो चीन बॉर्डर से रिलेटेड है, यानी शान का, और जो बॉर्डर चीन से सटता है, चाइना से। चीन का मतलब यहाँ चाइना में कह रहा हूं, मतलब ये वाला एरिया। यदि मैं आपसे कहूं, इस एरिया में अक्टूबर 2023 का बात है, ये वाला एरिया, यहां पर इन्होंने अक्टूबर में 2023 में अटैक किया, और ये तीनों ने मिलकर किया, यानी थ्री ब्रदरहुड अलायंस। और इसका नाम रखा इन्होंने ऑपरेशन 1027। यदि ये आ जाए कि ऑपरेशन 1027 क्या था, तो आप बोल सकते हैं ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस के द्वारा नॉर्दर्न स्टेट, जो खासकर चाइना से लगे हुए थे और शान का क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने अटैक किया। काफी लंबा संघर्ष हुआ, कई क्षेत्रों पर इन लोगों ने कब्जा किया। एट लास्ट वहां की सरकार बहुत कड़े मशक्कत के बाद कंट्रोल कर पाई, और माना जाता है कि चीनी सीमा से लगे हुए 8 टाउनशिप में, जो चीनी सीमा से लगे हुए 8 टाउनशिप थे, वहां पर एट लास्ट इनको मार्शल लॉ लगाना पड़ा बहुत समय तक। और अब घटनाक्रम वहां से बदल करके इस क्षेत्र में आ चुका है, और जैसे इस क्षेत्र में आया, भारत प्रतिकूल रूप से प्रभावित
हो रहा है। तो आपने देखा कि सबके अपने अपने हित है। पहला तो यह कि वहां पर कई सारे एथनिक ग्रुप हैं जो वहां की जुंटा गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, सब चाहते हैं उसको उखाड़ फेंकना। डेमोक्रेटिक सपोर्टर भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच्चाई है कि इन एथनिक ग्रुपों के बीच में कभी कभी अपने हित के लिए क्लैश भी हो जाता है। उनकी एकजुटता बहुत जरूरी है यदि वहां पर डेमोक्रेसी म्यांमार में लानी। दूसरा पॉइंट, ये दोनों जब आपस में लड़ रहे हैं इसका प्रभाव भी भारत पर पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग चीन वाले जो हैं वो कुकी के साथ संबंधित हैं, तो वो उससे हमारा नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे वहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, सब मिल करके या अलग अलग करके भी जो सरकार के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं, उसका प्रभाव भी सीधा भारत पर पड़ रहा है। पुलिस आ रही है, वहां के जो फोर्सेस हैं वो भाग करके आ रहे हैं, फिर कई सारे लोग पलायन करते हैं, वो भी घुस जाते हैं, तो भारत के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे चीन या उस एरिया में रहने वाले अदर ग्रुप्स ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो हमारे यहाँ के जो कम्युनिटीज हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट के कुकी वगैरह टाइप का, तो उसमें भी एग्रेशन आ सकता है, वो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, चूंकि इन एथनिक ग्रुप्स जितने भी हैं उस पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस को तो अराकान आर्मी छोड़िए, थ्री ब्रदरहुड अलायंस को पूरा समर्थन प्राप्त है किसका? चाइना का। तो वाजिब बात है, चाइना सपोर्टेड लोग यदि यहां पर ज्यादा आ जाएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली इस रूप में हो, जो है ना, जातीय सशस्त्र संगठन के द्वारा उसके लीडरशिप में हो, क्योंकि उससे चाइना का प्रभाव बढ़ेगा। आप कहेंगे सर चाइना का प्रभाव तो वहां की जुंटा गवर्नमेंट पर ही है, लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एथनिक ग्रुप सब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रेडिकल हो जाते हैं, तो वो आपको भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से, और एट लास्ट ये भी था कि कालादान प्रोजेक्ट पर भी अब क्या हो गया, एक तलवार अटक गई है, क्योंकि सितवे हो चाहे वो प्लेटवा हो, दोनों ही क्षेत्र पर उस एथनिक ग्रुप का कब्जा हो चुका है। इस परिस्थिति में कालादान प्रोजेक्ट पर भी अब देरी हो सकती है, और साथ ही साथ भारत सरकार ने निर्णय भी ले लिया इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एट लास्ट कि अब हम फेंसिंग करेंगे, और वह पुरानी जो पॉलिसी है 16 किलोमीटर अंदर आने पर, वो तो गई ही, साथ ही साथ अब पूर्ण रूप से एक अच्छा बॉर्डर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।